हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एज़मा। ठीक है, नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो हमारा एज़मा होता है वो क्या है, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी वन टाइप की रिएक्शन होती है। मतलब कि कोई एलर्जन आएगा जिसकी वजह से बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिसीज़ होती है ट्रैकिया और ब्रोंकाई की। मतलब कि ये इन्वॉल्व नहीं करती लंग्स और एल्वेलाई को। ये कहाँ है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में। ठीक है, तो ये क्या है, एपिसोडिक डिसीज है। मतलब कि इसमें कुछ मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलती हैं, जैसे क्या क्या है, कफ होगा, वीजिंग होगी और पैरोक्सिस्म ऑफ डिस्निया। मतलब कि जब भी अटैक होगा, जब ऐसा लगेगा कि इंसान सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, और क्या है, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, इन्फ्लामेशन और हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये होता कैसे है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा कोई एंटीजन आया, सपोज कोई एंटीजन आया बॉडी के अंदर। ठीक है, वो सबसे पहले जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। ठीक है, वो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। ये जाती हैं हमारी टी सेल्स के पास। ठीक है, ये है हमारी टी सेल्स। टी सेल डिफरेंशिएट होती हैं TH2। ठीक है, टाइप 2 हेल्पर सेल में डिफरेंशिएट हुई, जो कि क्या करती हैं, रिलीज करती हैं IL-3, IL-4 और IL-5। जिसमें कि जो हमारा IL-4 है, IL-4 क्या करता है, ये एक्टिवेशन करा देता है बी टाइप की सेल्स का। ठीक है, अब ये हमारी बी सेल्स जो है ये एक्टिवेट होगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी वन रिएक्शन है, तो इसमें क्या है, एलर्जी। ठीक है, एलर्जी के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनती है, हमारी बनती है IgE। ठीक है, अब बनी हमारी IG एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी जाके क्या करती है, जो हमारी मास्ट सेल है ना, उस पे जाके ये अटैच हो जाती है। ठीक, अब ये मास्ट सेल पे जाके अटैच हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मास्ट सेल है ना, वो सेंसिटाइज्ड हो जाती है। अब ये फर्स्ट इवेंट था कि भाई तुम्हारा जब फर्स्ट कांटेक्ट हुआ होस्ट का एंटीजन से। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो एंटीजन आया वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे गया, उन्होंने टी सेल्स को वो किया है प्रेजेंट। फिर उसके बाद TH2 में वो डिफ्रेंशिएट हुई, TH2 से रिलीज हुआ IL-3, IL-4, IL-5, इंटरल्यूकिन 3, 4, 5। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा 4 है वो क्या करेगा, एक्टिवेशन कर देगा बी सेल्स का। ठीक, अब बी सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनी IgE। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, ये बाइंड कर जाएंगे, रिसेप्टर होते हैं इनके मास्ट सेल पे। ठीक है, ये मास्ट सेल पे जाके बाइंड हो गई। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ कि ये सेंसिटाइजेशन हो गया फर्स्ट टाइम मास्ट सेल का। ठीक, अब जब हमारा दोबारा फिर से सेम एंटीजन आया। ठीक है, अब हमारा सेम एंटीजन फिर से आया और हमारी जो मास्ट सेल है वो पहले से ही सेंसिटाइज है। ठीक है, मास्ट सेल क्या है, हमारी पहले से सेंसिटाइज है। अब हमारा सेम एंटीजन फिर से आया तो वो डायरेक्टली इस पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी मास्ट सेल सेंसिटाइज है, तो ये प्रोसेस सारा कट हो गया, वो सीधे आके मास्ट सेल पे बाइंड गया। अब क्या करेगा कि जैसे ही जो हमारी IG एंटीबॉडी से बाइंड कर दिया ये, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारी मास्ट सेल है ना, इसके अंदर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्राइन। ठीक है, तो उसका क्या होगा, ये डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, तो ये जो जितना अंदर का कंटेंट है ना, ये सब बाहर आने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब IG पहले से लगी हुई है इस पे, एंटीजन आया तो ये क्या हुआ, इससे सेंसिटाइज पहले से थी, सेंसिटाइजेशन हुआ, इन दोनों की बाइंडिंग बनी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से इसका डीग्रेनुलेशन हो गया, जिसकी वजह से इसमें जो हमारे केमिकल एंजाइम्स या प्रो इन्फ्लामेटरी जो वो है ना कंटेंट्स, वो सब रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो फिर से समझो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम हमारा एंटीजन आया। ठीक है, वो बाइंड किया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से, उसने वो सेल्स को प्रेजेंट किया
टी हेल्पर सेल को, जो कि डिफ्रेंशिएट हुई TH2 में, ठीक है, टी हेल्पर सेल 2 में, जिससे बनेगा IL3, IL4 और IL5, जिसमें कि IL4 जो होता है वो हमारा एक्टिवेट करेगा बी सेल्स को, ठीक है। अब ये बी सेल्स एक्टिवेट हुई, ये बनाएंगे एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? IgE, जो कि फाइनली बाइंड कर जाएंगी अपने रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल पे, ठीक है। अब ये जाके बाइंड कर दी, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। हो गया कि भाई मास्ट सेल का फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अब सेम एंटीजन आया हमारा फिर से, ठीक है। हमारी मास्ट सेल जो है वो पहले से ही सेंसिटाइज्ड है, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है ऑन मास्ट सेल सरफेसेस वो पहले से एक्टिवेटेड है। अब हमारा एंटीजन फिर से एंटर किया, वो डायरेक्टली इससे बाइंड होगा, पीछे वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा उसको, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी यहाँ, है ना, और हमारी जो मास्ट सेल है उसका डीग्रेन्युलेशन हो जाएगा। डीग्रेन्युलेशन हो जाएगा तो उसका जो कंटेंट है, ठीक है, या जो मीडिएटर्स हैं उसके अंदर, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। क्या क्या है वो? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, या वेजोस एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि भाई अस्थमा हो रहा है, हमें पूरा प्रोसेस पता है क्यों हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमें इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम ड्रग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन में अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि भाई अगर हमारा एंटीजन आया और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही ना हो तो हमारे डीग्रेनुलेशन नहीं होगा, ठीक है। डीग्रेनुलेशन नहीं होगा तो हमारे ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन निकलेंगे ही नहीं, ठीक है, तो अस्थमा होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब अटैक आएगा ही नहीं उसको फिर से। तो हम उसको क्या दे सकते हैं? anti-IgE एंटीबॉडी, जो क्या है? ओमालीजुमाब, ठीक है, या तो ये दे दो। दूसरा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मतलब कि जो हमारी मास्ट सेल है ये डीग्रेनुलेट हो रही है, ठीक है। अगर हमने इसको ही स्टेबल कर दिया कि भाई इसका जो है डीग्रेनुलेशन ही ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? फिर नहीं निकलेंगे ये और फिर आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो उससे इसलिए हम देते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें क्या है? क्रोमोग्लाइकेट या कीटोटिफेन, ठीक है। अब है कि भाई LT सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि जो हमारा ल्यूकोट्राइन है, ठीक है, ये ही सिंथेसाइज ना हो। हमने सिर्फ इस पे काम क्यों किया? क्योंकि जो हमारा ल्यूकोट्राइन है और जो हमारी ब्रोंकाई होती है ना, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उस पे होते हैं ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर, जिस पे वो बाइंड करके क्या करा देता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर हम LT का सिंथेसिस का इनहिबिट कर दें तो भी हमारा क्या होगा कि भाई हमारी ये वाला जो डीग्रेनुलेशन हुआ LT लिबरेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके समझने के लिए ये समझो कि अरेकिडोनिक एसिड है ना, उससे बनते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? यहाँ एंजाइम यूज होता है LOX और यहाँ एंजाइम यूज होता है COX, साइक्लोऑक्सीजिनेस और लाइपोऑक्सीजिनेस। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे ऑटोकॉइट्स में। और तो अगर हम इस प्रोसेस को कट कर दें उससे क्या होगा? ल्यूकोट्राइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या दिया उसको? ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स दे दिया, जो कि क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम दे सकते हैं उसको। फिर है LT रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मतलब कि जो हमारे ये है ब्रोंकाई, उस पे क्या है? रिसेप्टर्स है, ठीक है, ल्यूकोट्राइन के। अगर हमने वही ब्लॉक कर दिए तो ल्यूकोट्राइन जाके बाइंड ही नहीं करेगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसमें हम क्या दे रहे हैं? जाफरी लूकास या मोंटी लूकास, ठीक है। ये सब थे हमारे प्रोफाइल एक्सेस, मतलब कि अभी सेकेंड अटैक हुआ नहीं है, हम उसको रोक रहे हैं। अब दे रहे हैं हम ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब कि ये ही दे रहे हैं हम ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। ऊपर वाले दिए हमने प्रोफाइल एक्सेस। ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि अब हम क्या करा रहे हैं? ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब कि उसको पहले ही सेकेंड अटैक हो चुका है, तो इसमें हम देते हैं
साल्ब्यूटामॉल और थियोफिलिन या थियोफाइलिन, जैसे भी बोलो, ठीक है। तो फिर से देखो कि भाई अगर हमने एंटी आईजी एंटीबॉडी दी तो इसका ये जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से डीग्रेनुलेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल को स्टेबल कर दो, फिर डीग्रेनुलेशन रोक दो, ठीक है। तीसरा है एलटी सिंथेसिस इनहिबिटर, कि भाई ल्यूकोट्राइन का सिंथेसिस रोक दो, जिसकी वजह से डीग्रेनुलेशन तो होगा पर लेकिन जो ल्यूकोट्राइन है वो बाइंड नहीं कर पाएगा अपने रिसेप्टर से, जिसकी वजह से हेल्प हो जाएगी हमारी कि भाई सेकेंड अटैक से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। फिर है एल्टी रिसेप्टर ब्लॉकर, जो रिसेप्टर है ब्रोंकाई पे उसको ही ब्लॉक कर दो, ठीक है। याद है दो ब्रोंको डायलेटर, कि भाई अब अटैक हो चुका है तो और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट जो हो रही है उसको हमें डायलेट करना है, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेटर। अब देखते हैं ड्रग का क्लासिफिकेशन, वो कैसे है कि जो हमारी ये है ना एंटी अस्थमेटिक ड्रग, मतलब कि जैसे हमने देखा कि भाई ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक। फिर है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, फिर है आईजी के अगेंस्ट एंटी आईजी एंटीबॉडी, ठीक है। और है ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब जो हमने पीछे पढ़े है ना, यही सब यहाँ इनका क्लासिफिकेशन है और हमने इनका फंक्शन भी देख लिया, तो अब इजी हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। इन इनके नाम देखो, पहले तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है जाफरी लुकास मॉन्टेलुकास। इनहिबिटर्स में दो तरीके से सिस्टेमिक लिए जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या इनहेलेशन से हम उन्हें ले सकते हैं। तो सिस्टेमिक वाले हैं हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इनहेल में बैक्लोमेथासोन, बुडेसोनाइड, सेसिलिसोनाइड, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, ये सब। अब इसके बाद हमें देखना है इनका एक्शन। वैसे तो हम एक्शन भी देख चुके हैं, तो जो हमारे सिंपैथोमिमेटिक्स हैं, मतलब कि हमने पढ़े ना ब्रोंकोडाइलेटर है हमारे पास, उसमें आते हैं 3 क्लासिफिकेशन, सिंपैथोमिमेटिक्स, मिथाइलजेंथिन और एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक तो हमें पता है क्या कराएंगे, ब्रोंकोडाइलेशन। कोलिनर्जिक क्या कराते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सिंपैथोमिमेटिक्स मतलब कि एड्रीनर्जिक भी क्या करते हैं कि भाई इमरजेंसी कंडीशन है, ज़्यादा सांस चाहिए तो वो भी डायलेशन कराते हैं, ठीक है। और है मिथाइलजेंथिन। तो इनके फंक्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहले है सिंपैथोमिमेटिक्स, मतलब कि जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये B2 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स पे, मतलब कि जो हमने पढ़ा था बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होता है, स्मूथ मसल पे, वहाँ जाके ये CMP बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन बढ़ जाता है और हिस्टामिन वगैरह का रिलीज कम हो जाता है और क्लियरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ब्रोंकोडाइलेशन करके अस्थमा में हेल्प करता है, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट है ट्रीमर, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, ठीक है। अब है मिथाइलजेंथिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो थियोफाइलिन या अमाइनोफाइलिन है वो क्या करते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से CMP बढ़ेगा, फिर से ब्रोंकोडाइलेशन, इनहिबिट हिस्टामिन रिलीज और क्लियरेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। जो हमारा ये है थियोफिलिन, ये क्या होता है, पुअर सॉल्युबल होता है वाटर में, जिसकी वजह से हम इसको इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते, तो ये कैसे दी जाएगी, ओरली। लेकिन जो हमारा अमाइनोफिलिन है ये वाटर सॉल्युबल, तो हम इसको IV भी दे सकते हैं और ओरली भी, फिर इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, कि भाई हमने दिया मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिससे क्या होगा कि वो जो डीग्रेनुलेशन हो रहा है वो हुई ना, ठीक। तो देखो कि भाई स्टेबल कर दी मास्ट सेल, जिसकी वजह से इनहिबिट हो गया रिलीज किसका, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्राइन्स का, ठीक है। अब है क्या भाई, इसके एडवर्स इफेक्ट लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है, कफ, ब्रोंकोस्पाज्म, हेडेक और नेजल कंजेशन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड हमने देखे ना कि भाई 2 तरह से हम दे रहे थे, या तो सिस्टमिक दे रहे थे या इनहेलेशन के थ्रू दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन है ना, उसे बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज A, जो हमने GPCR में रिसेप्टर पढ़े थे ना, उसमें क्या था, उसमें था GQ टाइप था ना, एक रिसेप्टर टाइप ऑफ GPCR, उसमें फॉस्फोलाइपेज को हम वो कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ कर दिया हमने ये इनहिबिट, जिससे IP3 और DAG होगा कम, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है,
एडिमा कम हो जाती है और ब्रोंकियल एक्टिविटी जो होती है ना वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब जो है ना ये डायरेक्टली अफेक्ट तो कर नहीं रहे, सीधे ब्रोंकोडाइलेशन थोड़ी ना करा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कम कर रहे हैं, तो इनका इफेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जो हमारे सिस्टमिक वाले हैं, दो तरीके से है ना, सिस्टमिक और इनहेलेशन। जो हमारे सिस्टमिक वाले हैं वो हम देते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा या क्रॉनिक अस्थमा में। ठीक है, लेकिन वही हमारे इनहेलेशनल वाले कैसे दे रहे हैं हम, एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट इन अस्थमा। ये किस लिए दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट में दे रहे हैं। ठीक है, ये दे रहे हैं हम प्रोफाइलेक्टिक एजेंट के थ्रू, सिस्टमिक वाले देते हैं हम ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे सिस्टमिक वाले हैं, वो हाइपरटेंशन, वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लेकिन जो हमारे इनहेलेशन है ना वो क्या कर सकते हैं, हॉर्ननेस कर सकते हैं वॉइस की, डिस्फोनिया कर सकते हैं, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि भाई जो हमारा ये था आईजी एंटीबॉडी, कि भाई आए लगे लेकिन डीग्रेनुलेशन ना हो, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दो तो डीग्रेनुलेशन ना हो। एलटी सिंथेसिस इनहिबिटर, कि भाई ल्यूकोट्राइन बने ही ना जो कि अपने रिसेप्टर से जाके लगे ही ना। फिर रिसेप्टर ब्लॉकर, रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दो कि भाई ल्यूकोट्राइन आ भी रहा है लेकिन लग नहीं पा रहा। ठीक है, और ब्रोंकोडाइलेटेशन करा दो। ठीक है, थैंक यू।